हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो सैलरी में सम सॉल्व कर रहे हैं, कंपटीशन ऑफ टोटल सैलरी, ये सम एकदम घुमा फिरा के दिया है। और ऊपर से बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कौन सा एम्प्लॉय है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। तो रजत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2022, मतलब 22 को उसने काम छोड़ दिया। आफ्टर अ सर्विस ऑफ 30 ईयर्स, कितना साल काम किया? 30 साल। फिर उसका हिसाब किताब दिया है। तो भी फर्स्ट कैलकुलेशन बच्चे लोग करेंगे ना, उनसे उनसे गलत हो जाएगा। तो पहले मैं सैलरी का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट, फिर अदर सोर्स जाएंगे। तो सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन किस में आएगा मालूम है? कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। ये फिक्स है डिडक्शन, ओके। अब बच्चे लोग का पहला मिस्टेक क्या हो जाएगा मालूम है? बेसिक सैलरी तो लेना है, सैलरी का पार्ट है, राइट। और सैलरी एक मंथ का कितना बोला है? 50,000 पर मंथ। तो बच्चे लोग क्या करेंगे? इसको इंटू 12 करेंगे, तो गलत हो जाएगा। अब इंटू 12 नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटायर हो गया ना यार दिसंबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब उसने 9 महीना काम किया। कितना महीना काम किया? तो 9 मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगा, राइट। आप लोग कैलसी मारो जरा, तो 4,50,000 रहेगा। सिंपल। तो एक चीज़ ये नया सीखा हमने। क्या सीखा मालूम? कि जो उसको सैलरी मिल रही है साल भर की नहीं मिल रही है, उसको कितना मिल रही है मालूम है क्या? 9 महीने की मिल रही है, क्योंकि उसके बाद वो रिटायर हो गया, जॉब छोड़ दिया, राइट। फिर इसको डीएनएस अलाउंस मिला 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो फिर जो डीएनएस अलाउंस रहेगा वो 40% किस पे आएगा? 4.5 लाख पे आएगा, राइट। शाबाश, क्या बोलते हैं अभिषेक राणा। नेक्स्ट क्या दिया है? ही वॉज प्रोवाइडेड विद एकोमोडेशन फॉर हिज एम्प्लॉयर, परक्यूसिड वैल्यू विच वॉज 48,000। तो गवर्नमेंट इसको क्या प्रोवाइड किया? फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। परक्यूसिड मतलब फैसिलिटीज, वो टैक्सेबल, ओके। तो कितना प्रोवाइड किया मालूम है? 48,000। अगर वो परक्यूसिड मील के लिए होता, खाना पानी, दाना पानी, तो नहीं आता, एग्जेम्प्ट होता। इधर क्या के लिए दिया है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब रहन सहन, तो वो टैक्सेबल में आता है, ठीक है। एक एक चीज़ सीखना है। अभी तो रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर 22,800, कितना मिला? 22,000। तो रीइंबर्समेंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल, ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंस का उसको रीइंबर्समेंट मिला। कितना अमाउंट दिया उसका? 22,800, राइट। मेडिकल एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट मिला। उसके बाद रिटायरमेंट हुआ। वो रिटायरमेंट के बाद उसको 1,20,000 एनकैशमेंट ऑफ लीव मिला। तो अभी इधर एक चीज़ तुमको सीखने का, राइट। एनकैशमेंट ऑफ लीव मतलब जब छुट्टी का जो पैसा जमा हो ना, उसको लीव सैलरी मिला। तो जो भी एनकैशमेंट ऑफ लीव मिलेगा ना, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा वो? उस पर टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो इधर मैं क्या लिखा? एग्जाम्प्ट लिखा और इधर डैश मार दिया, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। तो एनकैशमेंट लीव लेना नहीं है। उसके बाद उसको ग्रेजुटी मिला। क्या मिला? ग्रेजुटी से लमसम अमाउंट, जो उसने पूरा टाइम बिताया काम करते करते, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको लमसम अमाउंट मिला, तो भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है। क्या है? अनकम्यूटेड ग्रेजुटी आएगा, वो टैक्सेबल है। ये कम्यूटेड है, ये फिर नॉर्मली ग्रेजुटी लिखा है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है, इसको भी टैक्सेबल नहीं हिसाब में लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है मालूम है क्या? प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 200 पर मंथ। 200 1800 नहीं आएगा, हाँ राइट, 1800। 9 महीने का हिसाब लेंगे। कितना महीने का हिसाब लेंगे? क्योंकि बिजनेस में वो 9 महीना था ना, तो बच्चे लोग से गलती हो सकती है, इंटू 12 करेंगे तो 2400 ले लेंगे, तो मिस्टेक है वो। अपने को 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 1800 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला है? ही स्टार्ट रिसीविंग पेंशन। पेंशन कब मिलता है? आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द जॉब। तो उसने जॉब कब छोड़ा? दिसंबर को। तो उसका पेंशन चालू हो जाएगा ना, जैन, फेब, मार्च, मतलब कुछ काम नहीं करने और पैसा आएगा, राइट, पेंशन। तो जॉब छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। जॉब छोड़ने के बाद नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद। अगर कंपनी ने निकाल दी, हकल दी, तो पेंशन नहीं मिलेगा। वो पूरा सर्विस दिया है और वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद उसका पेंशन मिलेगा। तो जैन, फेब, मार्च से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। पर फाइनेंशियल ईयर एंड तो मार्च में होता है, तो 3 महीने का पेंशन मिलेगा। तो पर मंथ पेंशन कितना आ रहा है उसका? 15,000। मतलब उसकी सैलरी थी 50,000, अब जॉब छोड़ी तो 15,000 हर उसके खाते में आएगा, राइट। तो 15,000 पेंशन, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, ओके। तो 15,000 पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ, दैट इज 45,000, ठीक है। 45,000 क्या मिलेगा? पेंशन। फिर उसके बाद ही पार्टिसिपेटेड इन गेम शो, मतलब कौन बनेगा करोड़पति में गया, उधर पैसा जीता, फिर इधर उधर से पैसा आया, तो अदर सोर्स हो जाएगा। तो पहले भी सैलरी को सॉल्व करेंगे, राइट। तो 4.5 लाख है, 1,80,000, 48 पर की सीट का था, एग्जाम हो गया, 22,800 और 45, ये सबको अमाउंट को ऐड कर लेंगे ना, तो 7,45,800 आ जाएगा, ठीक है। 7,45,800, ये तुम्हारा ग्रॉस सैलरी। क्या ये? ग्रॉस सैलरी, ओके, ये ग्रॉस सैलरी है। उसमें तो दोनों चिल्लर माइनस कर देंगे। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 1800 ये। तो फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, 6,94,000, ये तुम्हारा ये होएगा इसका इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बोला जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी।
फिर एक आएगा टॉपिक अदर सोर्स। क्या आएगा? अदर सोर्स का मतलब होता है कि उसने और कहाँ से इनकम जनरेट किया, कहाँ से उसने कमाया है। तो अदर सोर्स में रिसीव करके आएगा, रिसीविंग करके आएगा, राइट। तो अदर सोर्स वाला ना 7 है, नहीं सॉरी, जो 7 है वो पेंशन था, ओके, वो तो सैलरी का पड़ता है। 8, 9, 10, 11, तो 4 अदर सोर्स। तो पहले नाम पढ़ते हैं। एक तो टेलीविजन का गेम शो से 25,000 आया, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिर एल&टी लार्सन टुर्बो कंपनी, उधर का बॉन्ड का पैसा आया, और दोस्त को उधार दिया था उसका, उसने ब्याज लिया, मतलब दोस्त से भी पैसा लिया भाई, दोस्त से भी ब्याज ले रहा है, तो डेंजर इंसान है वो। अच्छा ठीक है, उसको 4 जगह से पैसा है। तो टीवी शो से जो भी पैसा कमाएगा वो टैक्सेबल है। क्या है वो? तो 25,000 अमाउंट टैक्सेबल होएगा, ओके, इस पर टैक्स लगेगा। कितना हज़ार? 25,000। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट है, याद करो, सब इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बट इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्जाम्प्ट, प्रोविडेंट फंड टैक्स नहीं है। फिर बॉन्ड पे इंटरेस्ट आया, टैक्सेबल है, बॉन्ड पे आया टैक्सेबल। दोस्त से उधार, दोस्त को उधार दिया, उससे इंटरेस्ट कमा, वो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा? तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसको 55, इसको ऐड करेंगे, अदर सोर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये सैलरी है, ये अदर सोर्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इनकम आएगा। क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इनकम। तो ऐड करके 7,49,000 आएगा, 7,49,000, ये उसका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। फिर डिडक्शन चेक करेंगे कि चैप्टर 6 में क्या 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 है। तो जो भी डिडक्शन रहेगा वो क्या करेंगे? लेस करेंगे, राइट। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, तो डिडक्शन कैसे मालूम पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, डिपॉजिटेड दिया रहेगा, कंट्रीब्यूटेड दिया रहेगा, अमाउंट स्पेंड किया रहेगा। तो देखते हम लोग कहाँ कहाँ इस बंदे ने खर्चा किया। तो इधर बोला है 75,000 पीपीएफ में अकाउंट में जमा किया था। तो जो भी प्रोविडेंट फंड होता है वो 80C में आएगा। किस में आएगा? तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितना रुपया इन्वेस्ट किया था उसने? 75। तो एक ये डिडक्शन में आएगा। प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 80C किस में आएगा? फिर उसके बाद 8 लाख का लोन लिया है, लोन आया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, और लोन क्यों लिया था? एजुकेशन के लिए। तो लोन को कुछ लेना देना नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट माफ है, लोन का अमाउंट नहीं लेना, लोन का इंटरेस्ट। तो उसने इंटरेस्ट कितना भरा? 55,000 भरा। तो जो भी इंटरेस्ट पे किया वो 80E में आएगा, ई फॉर एजुकेशन, ई। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन, ये डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट था? 55,000। कितना था? 55,000। ये दोनों को ऐड करेंगे 1,30,000 हो जाएगा, और डिडक्शन मतलब लेस करना है। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम आया उसमें तो डिडक्शन क्या कर देंगे? 1,30,000 माइनस कर देंगे। तो फिर जो भी फाइनल अमाउंट बचेगा तुम्हारा वो नेट टैक्सेबल इनकम होगा। रजत भाई को इसके ऊपर अमाउंट पे करना पड़ेगा टैक्स, नॉट ऑन दिस अमाउंट। ये डिडक्शन है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सैलरी। क्या लिखेंगे? डिडक्शन करके आया, सैलरी के बाद अदर सोर्स, दोनों को जोड़ के टोटल इनकम आया। फिर जो कटिंग वटिंग करके डिडक्शन बचा वो नेट टैक्सेबल इनकम रहेगा। क्या रहेगा? नेट टैक्सेबल इनकम। तो तुम्हारा एक मस्त क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ओके। रजत वाला ले लो स्क्रीनशॉट, और बाकी को और भी सब तुमको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।